हेलो गाइज, मैं हूँ तेजदीप जिनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस स्कूल में। पिछली वीडियो में हमने महाजनपद काल के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। हमने उस समय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जाना था। अगली इस वीडियो में हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से मगध साम्राज्य सर्वशक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदित होता है और कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, वर्तमान भारत में उनकी स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले पेज पे मैंने आपको 16 महाजनपद पहले कॉलम में बताया, दूसरे कॉलम में उन्हीं की राजधानियाँ हैं, तीसरे कॉलम में मॉडर्न लोकेशन यानी वर्तमान भारत में उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये है इंडिया का मैप और इसके ऊपर मैंने बताया है कि किस प्रकार से अधिकतर जो महाजनपद थे वो गंगा नदी बेसिन के आसपास ही स्थित थे। सिर्फ एक अस्सक अथवा अस्मक वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से दक्षिण में था, यानी गोदावरी नदी के तट पे था, और बाकी जो दो कंबोज और गांधार जो वर्तमान भारत से बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं या बाहर की तरफ स्थित थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम एक एक महाजनपद को पढ़ते जाएंगे, उनकी राजधानी को देखेंगे, उसके बाद में उसको मैप के ऊपर हम दर्शाते जाएंगे और उनकी वर्तमान भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी बनारस थी। जो वर्तमान में गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित था। दूसरा महाजनपद कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान के जिले फैजाबाद, कोंडा और बहरीन के आसपास स्थित था। इसकी जो कौशल महाजनपद की जो सीमाएं थी वो तीन तरफ नदियों से गोमती, सदानीवा और स्यांदिका, और उत्तर में जो है नेपाल की पहाड़ियाँ स्थित थी। अगर इसको मैप के ऊपर हम दोनों महाजनपद को देखें तो काशी और कौशल, ये रहा आपका काशी। इस देखिए आप गंगा, ये रही गंगा रिवर और ये गोमती रिवर, गंगा और गोमती नदियों के दोनों के संगम के ऊपर ये जो है स्थित है। दूसरा महाजनपद कौशल, ये रहा कौशल। तीन तरफ, एक तरफ गंगा रिवर, एक तरफ गोमती रिवर, सदानीवा रिवर और स्यांदिका रिवर जो है तीन तरफ, और उत्तर की तरफ जो है नेपाल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अगले महाजनपद के रूप में हम देखते हैं अंग महाजनपद आता है, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में स्थित था। वर्तमान में इनकी स्थिति मुंगेर और भागलपुर जिले है। बाद में जो है हर्यक वंश के बिंबिसार जो राजा हुए, उन्होंने इसको मगध साम्राज्य के अंदर मिला दिया था। इसके पश्चिम की तरफ मगध साम्राज्य था और पूर्व की तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ थी। अगले महाजनपद के रूप में मगध, जो सबसे सर्वशक्तिशाली और यानी इसी का अस्तित्व सबसे अंत में रहा था, जिसकी राजधानी यानी पहले इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिर थी। नाम से ही पता चलता है कि यह स्थान 5 प्रकार की या 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान था, जो इसकी सैन्य अवस्थिति के रूप से मतलब इसकी महत्वता को दर्शाता है। वर्तमान में यह पटना, गया और शाहबाद जिले जो है बिहार के, वहाँ पे स्थित है। इसकी जो बॉर्डर है उत्तर की तरफ गंगा नदी और दक्षिण में सोन नदी से मिलती है। अगर मैप के ऊपर इन्हीं दोनों महाजनपद को देखें, अंग और मगध को, तो वो इस प्रकार रहेंगे। ये रहा आपका अंग महाजनपद, इसके पश्चिम में मगध और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ होती है। ये रहा आपका मगध साम्राज्य, जो इसका पड़ोसी अंग महाजनपद था, जिसको बिंबिसार, हर्यक वंश के बिंबिसार ने अपने अंदर मिला दिया था, और इस प्रकार से ये पूरा एक ही महाजनपद बन जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम अगले महाजनपद के रूप में वज्जी और वृज्जी महासंघ को हम पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी स्थिति के बारे में जो दे रखा है, लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ गंगा इन बिहार, यानी गंगा नदी के नॉर्थ में यह स्थित था। यह 8 छोटे छोटे साम्राज्यों का समूह था, इसलिए इसको अष्टकुल भी कहा जाता था, और जिनमें मुख्य नाम इसमें दे रखे लिच्छवी, ज्ञानतक, विदेह, कुछ महत्वपूर्ण नाम थे। गंडक नदी के द्वारा यह कौशल महाजनपद से अलग होता था। अगला महाजनपद का नाम दे रखा है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर अथवा पावा थी। यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। वर्तमान में
उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिले इसमें शामिल थे। वज्जी और मल्ल महाजनपद को हम अगर मैप में देखें, ये रहा आपका वज्जी महासंघ, सॉरी महाजनपद, और ये रहा मल्ल महाजनपद। वज्जी महाजनपद और कौशल महाजनपद से गंडक रिवर के द्वारा अलग होता है, और जो मल्ल महाजनपद है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले महाजनपद के रूप में हम देखते हैं कुरु, जिसका संबंध महाभारत काल से भी था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर अथवा ईशुकर थी। यह वर्तमान भारत में हरियाणा और दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद का क्षेत्र इनमें शामिल है। ये इसके पूर्व की तरफ यमुना नदी थी। अगला महाजनपद पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र और कांपिल्य, यानी पश्चिमी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और पूर्वी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। वर्तमान भारत में इसका क्षेत्र रोहिलखंड का क्षेत्र या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र इनमें शामिल था। अगला महाजनपद मत्स्य, जो उसका अधिकतर क्षेत्र राजस्थान में है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से भी है। यहाँ से कई प्रकार के सिक्के भी हमको प्राप्त हुए, और ये मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र इनमें शामिल है। अगर मैप के ऊपर इसको देखें कुरु, पांचाल और मत्स्य को, तो ये इस प्रकार रहेगा। ये रहा आपका कुरुक्षेत्र, जो जिसके पूर्व की तरफ यमुना नदी है। ये रहा मत्स्य क्षेत्र, जो अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र है। और ये रहा आपका पांचाल क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ऊपरी भाग है। अगले महाजनपद के रूप में हम देखते हैं शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, और इसके अंदर मथुरा का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र यानी उत्तरापथ और दक्षिणापथ भी शामिल था। और एकमात्र जो दक्षिण में स्थित अस्सक अथवा अस्मक जो था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी पोटली, पोतान या कहीं पे पोतन भी नाम मिलता है। यह महाराष्ट्र का बुलढाना जिला वर्तमान में है, और एकमात्र महाजनपद जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में था। और यही मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी के तट पे था। शूरसेन और अस्मक को अगर मैप के ऊपर देखें तो ये रहा शूरसेन महाजनपद, और ये रहा अस्मक महाजनपद, जो गोदावरी नदी के तट पर है, और शूरसेन जो मथुरा के आसपास में इसका क्षेत्र है। अगले महाजनपद के रूप में हम देखते हैं अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती दोनों थी, यानी इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये पूरा क्षेत्र मालवा यानी मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसमें शामिल था। इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग होता है। अगला महाजनपद गांधार आता है, जिसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला के संबंध में जो चाणक्य से भी जुड़ा हुआ है, चाणक्य यहाँ पे प्रोफेसर, तक्षशिला महाविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। और यह क्षेत्र जो है वर्तमान भारत से बाहर की तरफ है, जिसमें काबुल, रावलपिंडी, पेशावर और पोतवार का पठार और काबुल रिवर जो है इसमें शामिल है। अगला महाजनपद कम्बोज, यह भी वर्तमान भारत से बाहर है। इसकी राजधानी राजपुर थी। इसके अंदर हिंदुकुश पर्वत यानी कश्मीर का हिंदुकुश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल है। मैप के ऊपर अगर इन तीनों महाजनपद को देखें, अवंती, गांधार और कम्बोज, तो ये इस प्रकार रहेंगे। ये रहा आपका अवंती यानी मालवा क्षेत्र, ये रहा गांधार क्षेत्र, और गांधार की नॉर्थ में ही कम्बोज का क्षेत्र मिलेगा या कम्बोज महाजनपद देखने को मिलेगा। अगले महाजनपद में अगले पेज में हम देखेंगे, अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि किस प्रकार से मगध का उदय होता है, और मगध के उदय होने के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण रीजन होते हैं, कौन से फैक्टर इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला देखा है जो रिचेस्ट डिपॉजिट कॉपर और आयरन के होते हैं, जो भंडार होते हैं, उन पर जो अधिकार होता है मगध का होता है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि यह बाकी महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अगला देखा है फेवरेबल ज्योग्राफिक लोकेशन, इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में थी, जो इसे शक्तिशाली बनाती है। दूसरा, इसकी जो मृदा थी वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, इसलिए यहाँ पे खेती भी बहुत अधिक होती थी, और अच्छी खेती होने के कारण राजा उनसे टैक्स भी अधिक वसूल कर सकता था, जिससे राजा की शक्ति भी निसंदेह बढ़ जाती थी। आगे देखा है टिम्बर, एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है
ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। और एलिफेंट, हाथी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, जो इनको वह अपनी सेना में प्रयोग करता था। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो है मगध ने ही सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। आगे देखा है इसकी जो सैन्य अवस्थिति थी, इसकी दोनों राजधानियाँ वो भी बहुत अच्छी थी। एक राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरा था, पाटलिपुत्र जो 3 नदियों के संगम पर स्थित था, जिसमें गंगा, सोन सहित 3 नदियाँ शामिल थी। आगे कुछ इतिहासकार कहते हैं इसके उदय के पीछे एक बड़ा कारण यह था कि सबसे पहले जो आयरन टूल्स को इंट्रोड्यूस किया था वो भी मगध ने ही किया था, लेकिन इसके बारे में अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। पहला जो अगला रीजन माना जाता है वो ये माना जाता है कि इसका जो पड़ोसी था, जो इसका सबसे खतरनाक कंपटीटर माना जाता था, प्रतिद्वंदी माना जाता था, उसको इसने शुरुआत में ही बिंबिसार ने, हर्यक वंश के बिंबिसार ने इसको जीत लिया था। ये इसके महत्वपूर्ण कारण थे। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये है मेरा यूट्यूब चैनल IAS Cole। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।